हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। Assign oxidation number to the underlined elements in each of the following species। ओके, सिंपल है। हम लोग ने ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसके रूल्स पढ़े हैं, अब उनको बस हमें अप्लाई करना है और जिन जिन एलिमेंट्स का हमें ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है हर एक कंपाउंड में, उसको हमको ढूंढ के निकालना है। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो NaH2PO4, यहाँ पर हमें फॉस्फोरस का ढूंढना है। तो शुरुआत करेंगे सोडियम से। तो सोडियम का होता है ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्योंकि एटम एक ही है सोडियम का, तो मैं 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, आप समझ जाना वो चीज़। ओके, फिर प्लस हाइड्रोजन 2 है तो इसीलिए मैं 2 ले रहा हूँ और उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसके ऑक्सीडेशन स्टेट से, ऑक्सीडेशन नंबर से। ओके, +1। फिर फॉस्फोरस है हमारा, उसको मैं x कंसिडर कर रहा हूँ। फिर ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, हर एक ऑक्सीजन के ऊपर है ऑक्सीडेशन नंबर -2। ओके, और इज इक्वल्स टू 0। अब हमें तो अल्टीमेट रूल तो बताइए कि सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग ऐड कर देंगे। ओके, तो हमें इज इक्वल्स टू होता है 0। ओके, ये अल्टीमेट रूल था, ये हम लोग ने यूज़ किया। बाकी के सारे रूल्स मतलब इंडिविजुअली हर एक रूल में हमें पता चल गया था कि कौन से टाइप के मेटल्स को या फिर कौन से टाइप के एलिमेंट को कैसे कैसे ऑक्सीडेशन नंबर देना है, ये हम लोग ने पढ़ा है। ओके, चलो अब ऐड करते हैं और x की वैल्यू निकालना है। बस x की वैल्यू मिल गई, ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गया या फिर ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया, तो ऐड करेंगे +1 +2 होता है +3, फिर +x, यह हो जाएगा -8 इज इक्वल्स टू 0, फिर +3 -8 होता है -5, तो x -5 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +5, राइट। तो हमारे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है +5। चलो बी की तरफ जाते हैं। NaHSO4, यहाँ पर भी सेम अल्कली मेटल +1, फिर हाइड्रोजन है +1, राइट। फिर सल्फर दिया है तो x लेंगे उसको, फिर 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू -2। ओके, ये -2 है, -2, और उसके बाद इज इक्वल्स टू 0। फिर से प्लस करेंगे तो +2 हो जाएगा, +x -8 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। फिर x -6 इज इक्वल्स टू 0, सॉल्व करना है बस x की वैल्यू, हम बचपन से ढूंढते आ रहे कैसे निकालना है। तो x इज इक्वल्स टू +6, तो यहाँ पर हमारे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। चलो फिर H4P2O7, तो यहाँ पर भी फॉस्फोरस का निकालना है, तो मैं उसको x कंसिडर करूँगा। तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 इंटू +1 प्लस, अब फॉस्फोरस क्योंकि 2 है मॉलिक्यूल में, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 2x लिखेंगे। ओके, तब हमें मिल जाएगा x की वैल्यू जो मिलेगी वो होगी एक फॉस्फोरस के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है वो, और हमें अल्टीमेटली वही ढूंढना होता है, करेक्ट। चलो फिर +7 इंटू -2 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन है यहाँ पर, देखो दिख रहा है। तो 7 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0, आप आपके बुक में भी देख सकते हो क्वेश्चन को। फिर +4 +2x, ओके, -14 हो जाएगा ये, इज इक्वल्स टू 0। फिर 2x, अब ये +4 -14 -10 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। 2x इज इक्वल्स टू +10 वहाँ पर जाने के बाद, और फिर x इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, तो हमें पता ही है। तो +5 मिल गया हमें हमारा x, इसका मतलब फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है +5। ओके, चलो K2MnO4, यहाँ पर देखो अल्कली मेटल है, अब यहाँ पर 2 है तो इसीलिए 2 इंटू +1, फिर प्लस मैंगनीज, तो x लेंगे हम लोग, इसका ही निकालना है हमें तो ऑक्सीडेशन नंबर, और 4 इंटू ऑक्सीजन है -2 इज इक्वल्स टू 0। सेम सॉल्व करते जाएंगे, 2 + x -8 इज इक्वल्स टू 0, फिर x 2 - 8 -6, तो -6 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +6, तो हमें हमारे मैंगनीज का भी मिल गया ऑक्सीडेशन नंबर है +6। चलो आगे बढ़ते हैं ई की तरफ, CaO2, ओके, कैल्शियम का परऑक्साइड है ये। ओके, जैसे कि Na2O2 होता है वैसे ही कैल्शियम परऑक्साइड है ये। चलो वो जाने दो, हमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है। तो यहाँ पर कैल्शियम है हमारा +2, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का रूल, मतलब रूल में पढ़ा हम लोगों ने, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को +2 देना है ऑक्सीडेशन नंबर। फिर प्लस करेंगे
क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो मैं 2x लिख दूंगा, राइट, और फिर इज इक्वल्स टू 0, सिंपल। वैसे ही अब क्या होगा, 2x, ये +2 वहाँ चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, करेक्ट, और फिर मैं 2 को कैंसिल करूंगा, x इज इक्वल्स टू -1, तो हमारे ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है -1, ओके, सिंपल। फिर यहाँ पर NaBH4, तो ये तो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ओके। अब ये आप पढ़ोगे अच्छे से एकदम एस ब्लॉक वाले एलिमेंट वाले चैप्टर में। तो फिलहाल तो हमें बस बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब ये एग्जिस्ट कुछ ऐसे करता है, ओके, मैं बता रहा हूँ जानबूझ के आपको, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि हम लोग ने रूल में एक चीज़ पढ़ी है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 तभी लेना है जब वो बाइनरी कंपाउंड बना रहा हो मेटल के साथ, पर यहाँ पर हाइड्रोजन बाइनरी कंपाउंड तो नहीं बना रहा है। दूसरी बात, हाइड्रोजन बोरॉन के साथ बना रहा है कंपाउंड जो भी है, तो हाइड्रोजन जो बोरॉन के साथ बना रहे, बोरॉन तो मेटल है नहीं, ओके। तो इसके लिए ये चीज़ मुझे क्लैरिफाई करनी है कि यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये -1 इसलिए लेंगे क्योंकि इस कंपाउंड में ये हाइड्राइड है, इसीलिए मैंने नाम बताते समय क्या बताया, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ओके। तो अब हाइड्राइड है इसीलिए हम लोग इसका -1 लेंगे, तो यहाँ पर मैं सोडियम का तो हमें पता ही है +1 होगा, ओके, तो +1, फिर बोरॉन का ढूंढना है तो इसीलिए मैं +x लूंगा, और हाइड्रोजन 4 है, एक का -1 तो 4 का हो जाएगा -4, पर मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से, इज इक्वल्स टू 0, ओके। चलो अब ये x +1 यहाँ पर -4 हो जाएगा, ओके, और इज इक्वल्स टू 0, फिर +1 -4 होता है -3, फिर x -3 आ जाएगा तो x इज इक्वल्स टू +3 हो जाएगा, ओके, करके देखते, चलो x -3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पर, और फिर x इज इक्वल्स टू +3 हो जाएगा, और ये हमारे बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर है, ओके। चलो हो गया, तो ये एक्सेप्शनल केस था, थोड़ा याद रखना। अब बढ़ते हैं H2S2O7, ओलियम है ये। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है हमारा सिंपल नॉर्मली, मतलब हम लोग जैसे करेंगे वैसे ही, ओके, +1 पर है कितने, 2 है, ओके। सल्फर तो हमारा x है तो +x, पर क्योंकि सल्फर 2 है तो इसीलिए 2x, फिर +7 इंटू ऑक्सीजन हमारा -2 होता है तो 7 ऑक्सीजन थे, इसलिए 7 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये +2 हो जाएगा, फिर +2x -14, ओके, इज इक्वल्स टू 0, फिर +2 -14 -12 इज इक्वल्स टू 0, और फिर 2x इज इक्वल्स टू +12, फिर x इज इक्वल्स टू +6 हो जाएगा, राइट। तो हमारा x +6 मिल गया, इसका मतलब सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है इस केस में ये है +6, सिंपल। चलो फिर KAlSO4 ट्वाइस .12H2, अब ये ऐसा कंपाउंड दिख रहा है, डरना नहीं, इसमें कुछ इतना प्रॉब्लमेटिक चीज़ है ही नहीं। देखो सबसे सिंपल चीज़, सबसे पहले वाटर है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो आप देखोगे इसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का भी मिला के तो ये 0 ही आएगा आपको, ओके, क्योंकि देखो ऑक्सीजन -2 होता है, राइट, और H यहाँ पर +2 होगा। अब 2H है, सॉरी H यहाँ पर +1 होगा और 2H है इसीलिए +2, तो +2 -2 मिलके 0 ही बनाएंगे, इसीलिए मैंने लिख रहा हूँ, नहीं इसको मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ, वाटर को हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ओके। ये चीज़ पूरी की पूरी नलीफाई हो जाएगी क्योंकि ये 0 हो जाएगा, 12 इंटू 0 0 ही होता है, करेक्ट। हम लोग सिर्फ इसकी बात करेंगे अब, तो पोटेशियम है +1, फिर एल्यूमिनियम है +3, तो मैं यहाँ पर +3 लिख दे रहा हूँ। अब देखो ध्यान देना, सल्फर 2 है, ओके, बस एक अंदर सल्फर दिख रहा है इसलिए फटाक से x मत लिख देना, 2x, क्योंकि सल्फर को x पकड़ रहे हैं हम लोग, प्लस ऑक्सीजन 8 है, ओके, 4 2 8, तो 8 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0। अब करेंगे इनको +1 +3 +4 +2x -16 इज इक्वल्स टू 0, ओके। फिर 2x 4 -16 -12 इज इक्वल्स टू 0, फिर 2x इज इक्वल्स टू +12, और x क्या हो जाएगा अपना +6, ओके। तो यहाँ पर हमारे सल्फर का हमें ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया +6, सिंपल। तो चलो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। व्हाट आर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइंड एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड हाउ डू यू रैशनलाइज योर रिजल्ट्स। तो सबसे पहला है Ki3, तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढते बाय कन्वेंशनल मेथड, जैसे हम लोग सीखे हैं चैप्टर में, ओके। तो पोटेशियम +1, फिर प्लस आयोडीन है 3, तो 3x लिख दूंगा मैं। अब फटाफट करेंगे थोड़ा एकदम,
अब हमें पता चल गया कि कैसे निकालना ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब ये 3x इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, वहाँ पर जाएगा x इज इक्वल्स टू -1/3। तो एवरेज, अब ये जो ऑक्सीडेशन हमें मिल रहा है ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर है, पर ये भी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि ऐसा अगर कभी हमें ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाए तो इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअल में -1/3 ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, जो भी एटम्स है ओके पर्टिकुलर एलिमेंट के उस मॉलिक्यूल में, उस एटम्स के मतलब जितने भी एटम्स हैं उनका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर मिलता है हमें ओके ऐसे। और जो हमें लगता है मतलब जो हमें मिल रहा है फ्रैक्शन में ओके वो होता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आ गया? किसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर? उस पर्टिकुलर एलिमेंट के जो एटम्स है उस मॉलिक्यूल में उनका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। अब फिलहाल हम लोग देखेंगे कि Ki3 में अब एक्चुअल में आयोडीन के ऊपर कितना कितना ऑक्सीडेशन नंबर है। ओके सिंपल चीज़ है, तो कैसे देखेंगे इसके लिए थोड़ा Ki3 मॉलिक्यूल को समझना पड़ेगा। Ki3 में होता क्या है, देखो K+ तो ऐसे ही है, फिर हमारा जो आयोडीन मॉलिक्यूल है ओके I2 इसके साथ I- कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो कुछ ऐसा Ki3 एग्जिस्ट करता है। अब इसके वजह से देखो ये हमें तो पता है ये दोनों भी आयोडीन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि कम मतलब हम लोग ऐसे पकड़ लेंगे कि I2 है राइट, तो इसीलिए 0 हम लोग ने पढ़ा है अनकम्बाइंड स्टेट में 0 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। और क्योंकि इसके ऊपर देखो चार्ज -1 दिख रहा है तो हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 ले रहे हैं। तो ऐसे तीनों भी आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 0 -1 है। इनका एवरेज करके देखो 0 + 0 + -1 तो क्या होगा -1 और डिवाइड बाई 3 कर लेंगे तो -1/3 आंसर आएगा एवरेज का। तो ये देखो मिल रहा है हमें -1/3। यही तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का खेल था जो हम लोग ने चैप्टर में पढ़ा है करेक्ट। तो चलो समझ में आ गया आपको, अब कुछ ऐसी कहानी है यहाँ पर। चलो अब देखते हैं H2S4O6 के बारे में होता क्या है इसमें। तो इसमें भी हम कन्वेंशनल मेथड से शुरू करेंगे ढूंढना 2 × +1 + 4x, यहाँ पर सल्फर 4 है इसीलिए ओके, फिर +6 × -2 = 0। अब 2 + 4x - 12 = 0 राइट, फिर 4x - 10 = 0, 4x = +10 और x हो जाएगा 10/4 जो होता है, हम लोग और डिवाइड करेंगे इसको, मतलब 10/4 हमें फ्रैक्शन ही मिल रहा है पर और डिवाइड भी हो सकता है, ये तो 2 5 जार और ये होगा 2.5, तो +2.5 हमें मिल रहा है ओके ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऐसा कैसा ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है +2.5 नहीं होता राइट, या फिर 10/4 भी हमें मिल जाता तो ये भी कुछ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर था। तो सेम लॉजिक इसका यहाँ पर जैसे हम लोग ने देखा था Ki3 के केस में, H2S4O6 के केस में भी सल्फर के साथ वही चीज़ हो रही है। बेचारा सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिल रहा है वो एक्चुअल में उसका है नहीं। जो 4 सल्फर एटम्स है इनके अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर से इन ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज करेंगे तो हमें मिलेगा 10/4 ओके। तो देखते हैं क्या क्या है इनका ऑक्सीडेशन नंबर फटाक से एकदम। तो स्ट्रक्चर देखेंगे पहला इनका H2S4O6 का, तो देखो यहाँ पर सल्फर 4 है, मैंने 4 लाइन में ले ली एकदम एक दूसरे के साथ, फिर OH यहाँ पर, OH यहाँ पर, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है इनका। और ये जो टर्मिनल सल्फर है इनके ऊपर ऐसे डबल बॉन्ड्स होते हैं ऑक्सीजन के। तो आप देखोगे तो 4 सल्फर ओके, 2 H तो H2S4 और 6 ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन 5 6 ऑक्सीजन ओके। अब ये जो दोनों सल्फर एटम्स हैं बीच वाले इनके ऊपर होता है ऑक्सीडेशन नंबर 0 और इनके ऊपर होता है ऑक्सीडेशन नंबर +5 टर्मिनल वाले। अब आप देखो चारों के भी ऑक्सीडेशन नंबर्स को ऐड करो डिवाइड बाय 4 करो तो +10/4 मिल जाएगा आपको फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, वही जो हमें कन्वेंशनल मेथड से मिला था करेक्ट। यही तो चीज़ है सब, ये तो पूरा खेल है। अब सल्फर एटम के केस में हम लोग ने देख लिया कैसा हो रहा है, मतलब एक्चुअल में कैसे ऑक्सीडेशन नंबर है ओके। चलो अब देखते हैं अगला सब क्वेश्चन Fe3O4, ये होता है मिक्स्ड ऑक्साइड राइट। तो किसका मिक्स्ड ऑक्साइड है ये, FeO और Fe2O3 इनसे बना हुआ है ओके। आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा, Fe3 हो जाएंगे और O4 हो जाएंगे ओके, एक और तीनों चारों। अब आते हैं हमारे आंसर पर कि Fe का हमें ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है और फिर रैशनलाइज करना है ऐसा क्यों हो रहा है ओके। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढेंगे तो 3x सिंपल और फिर बाद में 4 × -2 = 0। अब आपको तो पता ही एकदम फटाफट करेंगे हम लोग, तो 3x - 8 = 0, 3x = +8, x = +8/3। अब ये आ गया फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि तीनों भी हमारे जो आयरन के एटम्स हैं इनका जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है उनका हम लोग एडिशन करेंगे डिवाइड बाय 3 करेंगे, मतलब उनका एवरेज निकालेंगे उनके ऑक्सीडेशन नंबर का, तो हमें +8/3 आ रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है ओके। तो एक्चुअल में आप देखते हैं हम लोग कि क्या क्या है ओके, इन तीनों आयरन के एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो सिंपल हम लोग कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं FeO। तो यहाँ पर देखो क्योंकि ये -2 होता है ऑक्सीजन, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो चार्ज बैलेंस होने के लिए +2 ही होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर करेक्ट।
तो Fe का होता है +2 और यहाँ पर जो Fe2O3 है इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। Fe2O3 है तो 2x, ओके, फिर +3 इंटू -2, तो मैं डायरेक्टली -6 लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू 0, 2x -6 आ जाएगा तो +6 हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू +6, तो होगा x इज इक्वल्स टू +3, ओके। तो ये जो दो आयरन के एटम्स है Fe2O3 में, इनका है रिस्पेक्टिवली +3 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। इसका था +2, तो एक का है +2, बाकी के दोनों का है +3। अब इनका देखो, आप अगर एवरेज करके देखोगे +2 +3 +3 +8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 तो +8/3 आ जाएगा। हो गया रैशनलाइज, ओके। ऐसा क्यों हो रहा है आप हम लोग का भी पता चल गया, हम लोग ने बता दिया, ओके। अब देखते हैं ये CH3CH2OH, अब ऑर्गेनिक तो शुरू होनी है पर फिर भी ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल थमा दिया है, कोई बात नहीं, सिंपल एकदम। हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो 2 कार्बन है तो मैं एकदम यहाँ पर C2 लिख देता हूँ, ओके। 3H 2H 5H और एक 6H, तो H6 और ऑक्सीजन एक ही है तो O, ओके। अब हमें कार्बन का पूछा है तो हम लोग कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, देखो 2x प्लस 6 इंटू +1, अब +6 है, अब आपने को इतना पता चल गया तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली 6 लिख देता हूँ, ओके। फिर प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x प्लस 6 -2 +4, ओके, +4 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू -4, x इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगा, ओके। तो इसका मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर हमें मिल रहा है -2। अब ऐसा क्यों हो रहा है, सिंपल लॉजिक है। देखो नॉर्मली हम लोग जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते इस मेथड से, तो हम जब 2 कार्बन एटम्स होंगे या फिर मतलब 2 एटम्स होंगे या फिर 3 एटम्स होंगे, मतलब एक से ज्यादा जब एटम होगा, तब जो हमारा आंसर मिलता है ऑक्सीडेशन नंबर का वो होता है एवरेज, करेक्ट। क्योंकि अगर 2 एटम है तो हम लोग 2x ले लेते हैं, राइट, 3 है तो 3x ले लेते हैं, तो उसका एवरेज ही बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो 2 कार्बन है, इन दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज हमें -2 मिल रहा है। अब ऐसा क्यों मिल रहा है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में एक्चुअल में ये दोनों कार्बन के ऊपर -2 ऑक्सीडेशन नंबर है, ओके। अब आप देखो इनका एवरेज करके आपको मिल जाएगा -2 -2 -2 -4 होता है, -4/2 -2 ही आ जाएगा, राइट। चलो अब देखते हैं अगला सब क्वेश्चन, CH3C डबल बॉन्ड OH, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये भी, सेम हम लोग जैसे प्रीवियस वाले सवाल को किया था सॉल्व वैसे ही करेंगे। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन, हाइड्रोजन 4 है तो 4, ऑक्सीजन 2 है, राइट। अब सेम 2x +4 लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली, ओके, +1 इंटू 4 +4, फिर प्लस -4, राइट, 2 इंटू -2 तो हो जाएगा -4, तो इसलिए मैंने -4 लिख दिया, इज इक्वल्स टू 0, तो -4 + 4 कैंसिल, 2x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0/2 जो होता है 0, राइट। तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहा है, अरे बाप रे 0 मिल रहा है, ओके। अब ऐसा क्यों हो रहा है, सेम जैसे मैंने प्रीवियस सवाल में बताया था कि हम जब भी किसी भी मॉलिक्यूल में, ओके, या फिर किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, अगर उस कंपाउंड में अगर वो एलिमेंट एक से ज़्यादा एटम में प्रेजेंट है तो हम लोग उसका एवरेज निकालते हैं ताकि हमें एक एटम का मिले। तो सेम हम लोग ने इस केस में भी यही किया। अब इसका एवरेज हमें 0 क्यों आया, इसको रैशनलाइज करना है हमें, तो इसका एवरेज 0 इसलिए आया क्योंकि इस मॉलिक्यूल में जो 2 कार्बन है, इसमें से एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और दूसरे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। तो +2 और -2 को आप अगर प्लस करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई 2 0 ही होगा। तो इसीलिए इन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी है उसका एवरेज करोगे तो 0 आ रहा है, इसीलिए हमें आंसर 0 आ रहा है। चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 8.3 जस्टिफाई दैट द फॉलोइंग रिएक्शंस आर रीडॉक्स रिएक्शंस। तो इस क्वेश्चन में हमें बताते बताते इन लोगों ने ये चीज बता दी है कि सारे के सारे रिडॉक्स रिएक्शंस है। अब जस्टिफाई करना है कि क्यों है भैया, तो सिंपल है, रिडॉक्स रिएक्शन नाम में पता चल रहा है हमें, रिडक्शन भी होना चाहिए, ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए। अब हम लोग यूज करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट जो सबसे ईजी होता है ये देखने के लिए कि रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं, ओके। तो फटाफट हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर दे देते हैं इनको सब स्पीशीज को। तो यहाँ पर कॉपर है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का -2 तो कॉपर का हो जाएगा +2। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ एकदम सिंपल सी, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 ही होना चाहिए, राइट, हमेशा हर एक कंपाउंड में। एक्सेप्शंस है कुछ उनको छोड़ के, तो इसमें तो एक्सेप्शन वाला केस नहीं है, तो -2 ले लिया। अब क्योंकि ये न्यूट्रल है तो इसको बैलेंस करने के लिए जो दूसरा एटम है उसके ऊपर सेम मतलब सेम नंबर और चार्ज ऑपोजिट होना चाहिए, ओके, ऑक्सीडेशन नंबर का। तो देखो -2 था इसलिए कॉपर के ऊपर +2 होना चाहिए बैलेंस होने के लिए। सिंपल, समझ में आया कैसे फटाफट कर रहे हैं हम लोग इसको। फिर हाइड्रोजन, अब ये एलिमेंटल स्टेट में मतलब अनकम्बाइंड स्टेट में तो 0, कॉपर ये भी अनकम्बाइंड स्टेट में 0, फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर है ये -2 में, और हमें पता है हाइड्रोजन हमेशा +1 में होता है, एक्सेप्शंस कुछ उनके अलावा, तो यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं है, तो +1 और 2 है तो मतलब +2,
अब ध्यान से देखना, अब रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है स्पीशीज में, ओके, तो हम लोग बता सकते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ओके। और ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है, रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है, ये हमें समझ में आए तो हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन है। तो पहले हम लोग चेक करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है क्या, ओके, पर्टिकुलर स्पीशीज में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है क्या। तो कॉपर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो चलो शुरुआत कॉपर से कर दे, तो +2 है, तो यहाँ पर देखो कॉपर 0 हो गया, तो चेंज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, ओके। पहले ये समझ लेना है चेंज हो गया, चलो फिर क्या हो रहा है बाद में देखते हैं। ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन -2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन -2 में ही है, चेंज नहीं हो रहा है। और हाइड्रोजन 0 है, पर यहाँ पर देखो हाइड्रोजन +2 में आ रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। अब चेंज हो रहा है तो हम लोग अब कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर कॉपर +2 स्टेट से 0 स्टेट में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, करेक्ट। तो रिडक्शन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड का, सिंपल। और यहाँ पर हाइड्रोजन 0 से +2 में जा रहा है। अब 0 से +2 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, राइट, बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब हमारा जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ओके। तो रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हम लोग ने बता दिया कैसे हो रहा है। अब इसीलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन है, कर दिया जस्टिफाई। चलो फिर आगे बढ़ते, सेम Fe2O3। अब यहाँ पर देखो सिंपल है, हम लोग ने थोड़ी देर पहले निकाला था Fe2O3 में, इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3, ओके। कैसे निकालेंगे, देखो सेम ट्रिक यूज करेंगे हम लोग। 3 है ऑक्सीजन, ओके, हर एक के ऊपर -2 का चार्ज, तो 3 × -2 होता है -6, तो बैलेंस होने के लिए इसके ऊपर भी +6 होना चाहिए। अब क्योंकि 2 आयरन है तो हर एक क्या बोलेगा, मैं +3 ले लेता हूँ, तू +3 ले ले, तो इसीलिए हर एक के ऊपर +3, सिंपल। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। अब टोटल नहीं देखना है हमें, हर एक इंडिविजुअल एटम का देखना है, तो ऑक्सीजन के ऊपर -2। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड में इसके ऊपर -2, तो कार्बन के ऊपर कार्बन को +2 का झेलना पड़ेगा, ओके, ऑक्सीडेशन नंबर। फिर आयरन अनकम्बाइंड स्टेट 0, कार्बन यहाँ पर ऑक्सीजन। अब ये देखो इसके ऊपर -2 वाला है चार्ज, ओके, पर क्योंकि 2 है तो टोटल है -4। अब टोटल -4 है तो कार्बन को बेचारे को +4 का झेलना पड़ेगा, इसीलिए +4 ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखते चेंजेस हो रहे कि नहीं। आयरन देखो +3 से 0 चेंज हो रहा है। फिर ऑक्सीजन -2, तो यहाँ पर -2 ही है, चेंज नहीं हो रहा है। कार्बन +2 से +4 हो रहा है, इसमें भी चेंज हो रहा है, ओके। फिर ऑक्सीजन ही, तो ऑक्सीजन हमने देखा है चेंज नहीं हो रहा है। तो अब चेंज हो रहा है, समझ में आ गया। अब क्या हो रहा है देखते हैं, देखो +3 से 0 कम हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन हो रहा है किसका, Fe2O3 का, ओके, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ R। और यहाँ पर +2 से +4 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, सिंपल। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन में किसका किसका हो रहा है हम लोग ने अभी बताया, तो इसीलिए ये है रिडॉक्स रिएक्शन, हो गया जस्टिफाई, ओके। चलो अब 4BCl3 + 3LiAlH4 ये वाला जो रिएक्शन है दे क्या रहा है हमें, 2B2H6 डाइबोरेन + 3LiCl लिथियम क्लोराइड और 3AlCl3, ओके। सेम सिंपल हमें वैसे ही करना है, ऑक्सीडेशन नंबर दे देना है। तो बोरॉन, अब देखो यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर -1 होगा, 3 है इसलिए टोटल -3 होगा, तो इसको झेलने, तो इसको कितना झेलना पड़ेगा, बोरॉन को +3 का झेलना पड़ेगा, तो एक ही है इसलिए +3, ओके। चलो फिर लिथियम +1 होता है, एल्कली मेटल। एल्यूमिनियम हमेशा +3 होता है, हम लोग ने रूल में पढ़ा है। और यहाँ पर देखो सेम, देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, वैसे ही देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, तो हाइड्राइड है इसीलिए -1, ये भी एक्सेप्शन है, याद रखना है हमें, ओके। तो हाइड्रोजन का यहाँ पर -1 है। फिर B2H6 यहाँ पर नॉर्मल होगा, हाइड्रोजन का +1। अब क्योंकि देखो +1 है तो 6 है हाइड्रोजन, तो +6 होगा पूरा चार्ज, तो बोरॉन को +6, तो बोरॉन को -6 का झेलना पड़ेगा। अब 2 बोरॉन -6 का झेल रहे तो मिल बांट के झेल रहे, अब एक बोरॉन कितने का झेलेगा, -3 का, राइट, तो इसके ऊपर आएगा -3। फिर LiCl +1 -1, ये तो हमें पता है, एल्कली मेटल, नॉर्मल हैलोजेंस। फिर एल्यूमिनियम हमेशा +3, क्लोरीन -1, सिंपल। चलो अब देखते हैं चेंजेस, तो बोरॉन में ही चेंज हो रहा है, देखो -3 से बोरॉन हो रहा है, सॉरी +3 से बोरॉन हो रहा है -3, ओके। क्लोरीन तो वैसे का वैसे ही है। और लिथियम में भी चेंज हो रहा है, लिथियम में नहीं, लिथियम भी वैसे के वैसे ही रह रहा है, ओके, +1। चेंज हो रहा है हाइड्रोजन में, -1 से +1 हो रहा है, बाकी एल्यूमिनियम भी +3 ही रह रहा है। अब देखो ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। तो चेंज इन दोनों में ही हो रहा है। अब कैसा चेंज हो रहा है देखो, +3 से -3, राइट। तो ऑक्सीडेशन नंबर पीछे जा रहा है, घट रहा है, तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है, BCl3 का, ओके। और यहाँ पर LiAlH4 में हाइड्रोजन देखो -1 है, यहाँ पर +1 हो रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, -1 से +1, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, LiAlH4 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओके।
तो क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए हम लोग ने ये भी जस्टिफाई कर दिया इस रिएक्शन को भी कि ये इसीलिए रिडॉक्स रिएक्शन है। चलो बढ़ते हैं अगले सब क्वेश्चन की तरफ। डी, अब यहाँ पर देखो सेम पोटेशियम, अब क्योंकि अनकम्बाइंड स्टेट में है, ध्यान देना है, फटाक से पोटेशियम लिख दिया, +1 नहीं लिख देना है, अनकम्बाइंड स्टेट में है, ये है या नहीं देखना है, तो 0। फ्लोरीन सेम अनकम्बाइंड स्टेट में 0। यहाँ पर देखो K+F- जानबूझ के दिया हमें इन्होंने ताकि हमें समझे कि यहाँ पर पोटेशियम +1 में है। अब ये बताने की जरूरत है नहीं हमें, पर दे दिया जानबूझ के, तो चलो लिख दिया हम लोग ने, आसानी हुई हमें। +1 और फ्लोरीन यहाँ पर है -1 में। अब देखो सीधी सी सिंपल सी चीज़ है, पोटेशियम 0 से +1 में जा रहा है, फ्लोरीन 0 से -1 में जा रहा है। अब देखो 0 से +1 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन? पोटेशियम। फ्लोरीन 0 से -1 जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है? फ्लोरीन का। F2 का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए रिडॉक्स रिएक्शन है, सिंपल। फिर 4NH3 + 5O2 इज इक्वल्स टू, मतलब गिव्स 4NO + 6H2O। ओके, अब यहाँ पर भी सेम हम लोग सेम चीज़ करेंगे, हाइड्रोजन +1 में होगा तो ये +3 झेल रहा है, तो ये इसको -3 झेलना पड़ेगा। फिर ऑक्सीजन अनकम्बाइंड स्टेट में है 0, नाइट्रोजन यहाँ पर देखो ऑक्सीजन इसके ऊपर -2 होगा तो इसके ऊपर +2 इसको झेलना पड़ेगा नाइट्रोजन को। वाटर के केस में देखो H2 हाइड्रोजन के ऊपर +1, ऑक्सीजन के ऊपर -2। ओके, अब आपको तो पता चल गया होगा, इतना तो हमें पता है कैसे निकालना है इसको। चलो तो अब देखते हैं नाइट्रोजन के केस में देखो -3 से ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है +2, हाइड्रोजन तो +1 है और यहाँ पर भी +1 ही है, सेम ही है। चेंजेस किसमें? अब ऑक्सीजन में 0 से हो रहा है -2। ओके, यहाँ पर भी देखो 0 से -2 हो रहा है। ओके, दोनों भी जगह पर। तो इसका मतलब -3 से +2 नाइट्रोजन, तो पीछे से आगे आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका हो रहा है? अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीजन का 0 से -2 ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, पीछे जा रहा है, -2, तो घट रहा है इसलिए रिडक्शन हो रहा है। किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। ओके, तो क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसीलिए ये भी है रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलो दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा अलग है, टेढ़ा कॉन्सेप्ट है इसमें थोड़ा। तो देखो, फ्लोरीन रिएक्ट्स विद आइस एंड रिजल्ट्स इन द चेंज, तो ये रिएक्शन हमें दिया है, जस्टिफाई दैट दिस रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसके प्रीवियस वाले सवालों में हम लोग ने बहुत सारे रिएक्शंस को जस्टिफाई किया था कि वो रिडॉक्स रिएक्शन है। अब इसमें भी कुछ ऐसे ही करना है, पर ये रिएक्शन जैसे दिख रहा है वैसा तो होता नहीं। ओके, थोड़ा अलग है ये। ओके, तो जैसे दिया है हमें, कुछ ऐसे दिया है, वाटर +F2 गिव्स HF + HOF, कुछ ऐसे दिया है रिएक्शन, राइट। अब हो क्या रहा है देखो, ये जो हमारा HOF है, ये जैसे दिख रहा है वैसे अच्छा खासा मतलब चुपचाप बैठने वाला मॉलिक्यूल नहीं है, काफी अनस्टेबल सा मॉलिक्यूल है। ओके, हाइपोफ्लोरस एसिड। तो ये क्या कर रहा है, ये टूट जाता है HF और O2 में। ओके, तो इसको अगर हम लोग बैलेंस करेंगे ढंग से, तो देखो O2 है तो 2 ऑक्सीजन लिए, 2H 2F, तो 2HF। ओके, पूरा बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब 2HF गिव्स अस 2HF + O2। तो यहाँ पर भी मैं ऐसा कर दूँ, 2HOF लिख दूँ। ओके, ये 2HOF मैंने, मतलब यहाँ पर मैंने 2HOF लिख दिया। ओके, सिंपल। अब रिएक्शन में यहाँ पर मैंने इस इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया है, तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, करेक्ट। अब ऐसा रिएक्शन जो हमें दिख रहा है, अब इसमें हमें बस ये जो 2HOF है, जैसे हम लोग मैथ्स में वैल्यू पुट करते हैं, वैसे हम लोग यहाँ पर 2HOF जो हमें दे रहा है उसको यहाँ पर पुट करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में ये टूट के ये बन रहा है, राइट। तो एक्चुअल में रिएक्शन में प्रोडक्ट्स कौन से बन रहे हैं? प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे बन रहे हैं, 2HF + 2HF + O2, ये वाले यहाँ पर आ जाएंगे, देखो। ओके, इस 2HOF की जगह पर। तो अब 2HF क्या होता है हमें पता है, 4HF + O2, करेक्ट। और यहाँ पर ये रिएक्शन तो वैसे का वैसे रहेगा, ओके, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी उसको बैलेंस किया था यहाँ पर। ओके, तो रिएक्शन कुछ ऐसे हो रहा है। ओके, और ये हम लोग ने चैप्टर में भी पढ़ा है। अब इस रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन प्रूव कर देंगे। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट्स दे रहा हूँ मैं, ऑक्सीडेशन नंबर दे रहा हूँ। फ्लोरीन अनकम्बाइंड स्टेट में है 0, यहाँ पर देखो फ्लोरीन -1 में होगा, हाइड्रोजन +1 में होगा। ओके, हाइड्रोजन -1, हाइड्रोजन +1, और ऑक्सीजन अनकम्बाइंड स्टेट में मतलब 0 में। अब देखना ध्यान से, समझ में आ जाएगा। ये ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, -2 से 0 आगे बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो वाटर है इस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, और ये जो हमारा F2 है, ध्यान से देखना, इसका जो फ्लोरीन है ये 0 से -1 में जा रहा है, राइट। 0 से -1 पीछे जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, राइट। तो रिडक्शन किसका हो रहा है? हमारे F2 का हो रहा है। अब क्योंकि देखो वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है,
फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, तो इसीलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन है। सिंपल। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, क्रोमियम एंड नाइट्रोजन इन H2SO5 Cr2O72- एंड NO3-। सजेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड्स, काउंट फॉर द फैलेसी। ओके, शुरुआत करते हैं H2SO5 से। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, थोड़ा ध्यान देके देखना। ओके, और ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मॉलिक्यूल है, देखो H2SO5। अब यहाँ पर हम सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से शुरुआत करेंगे। सिंपल है, अब मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ H का +1 तो हो गया +2। ओके, सल्फर X, ऑक्सीजन के ऊपर -2 तो 5 के ऊपर हो जाएगा -10, डायरेक्टली मैं लिख दिया, और = 0। ओके, अब बहुत सारा ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो आपको पता ही चल गया होगा। अब +X +2 -10 तो हो जाएगा -8 = 0, X +8। अब देखो बता क्या रहा है, मतलब हमारा जो मेथड है वो बता रहा है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 है, जो हो नहीं सकता, राइट, क्योंकि इसका अगर वैलेंस शेल देखोगे आप तो इसके वैलेंस शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये मैक्स टू मैक्स 6 इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है। 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा बेचारा, तो ये है फैलेसी। अब इसकी फैलेसी हम दूर करेंगे और स्ट्रक्चर भी बताएंगे, तो स्ट्रक्चर की मदद से हम इसकी फैलेसी दूर करेंगे। तो स्ट्रक्चर कैसा है देखो, इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। अब देखो H2SO4 का स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, या फिर आप यहाँ पर अभी सीख लो। देखो H2SO4 में सल्फर के ऊपर और नीचे से 2 डबल बॉन्ड से चिपके हुए ऑक्सीजन होते हैं। सोचो, सिर के ऊपर नीचे, और साइड में 2 OH ग्रुप्स ऐसे होते हैं। ओके, तो देखो हो गया H2SO4, राइट। अब यहाँ पर देखो H2SO5 है, सिंपल, तो ये तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। ओके, बस यहाँ पर एक और ऑक्सीजन आ जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पर मैंने ऐसा का ऐसा ही लिख दिया OH, ये O एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दिया, और फिर मैंने लिख दिया OH। अब इसके वजह से हो क्या रहा है, देखो ये ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ जुड़ गए, तो अब ये पेरोक्साइड जैसा कुछ स्ट्रक्चर बन गया, राइट, जिसमें ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक्ड हो जाए। तो यहाँ पर इन दोनों का इस वजह से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। अब हम ढूंढ रहे, फैलेसी बता रहे हैं ना, तो हमें करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो हम स्ट्रक्चर की मदद से बताएंगे करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर। तो स्ट्रक्चर में हम लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया। अब ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे हर एक एटम का, तो इनका मैंने बताया -1, इसका तो होगा +1, इसका होगा +1। ओके, इनका तो ये नॉर्मल ही है, तो इनका होगा -2 -2 -2। ओके, तीनों भी ऑक्सीजन का। अब चलो सल्फर का निकालते। तो देखो अब यहाँ पर मैं से X ले रहा हूँ, ओके, प्लस, अब ये H का +1, इसका +1 तो +2 हो जाएगा, तो मैं 2 लिख देता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पर देखो -2 -2 -2, इन तीनों ऑक्सीजन का -2 मतलब -6 हो गया, राइट। तो ये 3 हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये 2 रह गए, तो इनका भी -2 हो जाएगा, -1 -2 ऐड करेंगे तो, राइट। तो ये -6 और -2 तो -8 = 0। ओके, आप ध्यान से, मतलब आप चाहिए तो आराम से एक एक करके लिख लो, आपको भी यही आ जाएगा। ओके, मैंने डायरेक्टली आपको बता के लिख दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो x -6 = 0, राइट, +2 -8 -6, और x +6। तो अब हमें मिल गया हमारे सल्फर का करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर। यस, ये +6 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है 6 इलेक्ट्रॉन का दान करके। तो फैलेसी बता दी हम लोग ने, स्ट्रक्चर भी बता दिया। ओके, चलो अब बढ़ते हैं Cr2O72- पर। अब देखो ये जो है, यहाँ पर नॉर्मल हम लोग निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो सिंपल सा, क्रोमियम का 2x, फिर प्लस ऑक्सीजन साथ है तो -14 = -2। ओके, तो 2x -14 वहाँ जाएगा तो +14 हो जाएगा, -2 +14। ओके, फिर 2x = +12, राइट, और उसके बाद x = +6। तो हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 मिला, जो बिल्कुल सही है। ओके, एकदम करेक्ट है। तो अब फैलेसी तो है नहीं, अब स्ट्रक्चर बता देंगे इसका। इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर है कुछ, देखो एकदम एकदम अजीब सा। तो क्रोमियम है यहाँ पर और यहाँ पर, ओके, दोनों भी जुदा है, उनके बीच में ऑक्सीजन ने उनको पकड़ के रखा है, और अब 2 क्रोमियम हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया, अब बचे कितने, 6 ऑक्सीजन, राइट। 2 क्रोमियम हो गए, 1 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन कैसे कैसे आएंगे, ये ऊपर एक, ये ऐसे नीचे एक, और बीच में एक ऐसे माइनस। ओके, सेम इसके केस में भी एकदम डिट्टो, ऊपर डबल बॉन्ड वाला, नीचे डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, और बीच में सिंगल बॉन्ड वाला माइनस चार्ज वाला ऑक्सीजन। सिंपल। चलो अब NO3 का केस देखेंगे। NO3- में सिंपल, अब हम लोग नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे x। अब देखो -2 होता है, 3 है तो -6 है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ = -1, x = -1 +6 आ जाएगा। ओके, चलो लिख ही देता हूँ, हो जाएगा +5। ओके, x = तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। येस, इट कैन शो +5, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाँचों के पाँचों इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो सकता है +5। चलो
अब फैलेसी तो है नहीं, स्ट्रक्चर बता देते हैं इसका भी काफी इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर है। देखो NO3 है, तो कैसे समझ में आएगा, देखो पूरे आयन के ऊपर, ओके, जो पॉलीएटॉमिक आयन है हमारा उसके ऊपर -1 चार्ज है। तो इसका मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन इन दोनों के ऊपर माइनस चार्जेस है और हमारा जो नाइट्रोजन बेचारा है इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है। तो नेट चार्ज कितना हो गया, -2 + 1, तो -1 ही हो जाएगा, करेक्ट। अब ये ऐसा प्लस क्यों है n का, लुईस स्ट्रक्चर के अगर मदद से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो देखो इसके वैलेंस शेल में, ओके, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में भले 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, बाकी मतलब मॉलिक्यूल फॉर्म करने के बाद, पर खुद के 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती ऑक्सीजन ने ले लिया, इसीलिए +1। यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 और यहाँ पर समझ लो 5 6, ओके, तो ऐसे 3 लोन पेयर्स है इस ऑक्सीजन के पास, इसके पास भी 3 ही है, 1 2 3 4 5 6। अब खुद के नहीं, बैलेंस शेल में खुद के इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 इस ऑक्सीजन के, 1 2 3 4 5 6 7 इस ऑक्सीजन के, तो खुद के इलेक्ट्रॉन 7 है, होने चाहिए थे 6 नॉर्मल केस में, ओके, 7 है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसीलिए इसके ऊपर -4, इसके ऊपर -4। क्लियर हो गया आपको एकदम अच्छे से स्ट्रक्चर। राइट फॉर्मूलाज फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ए मर्क्यूरी 2 क्लोराइड, ओके। तो अब ये सारे जो कंपाउंड हमें दिए हैं एक साथ बता देता हूँ मैं, ये इनमें सब मेटल्स है और इनके सामने जो हमें रोमन न्यूमरल्स में दिया है ये इनका स्टॉक नोटेशन के हिसाब से मतलब नाम लिखा गया है, राइट, जिसमें हम लोग मेटल के नाम के सामने मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं, ओके, इन पैरेंथेसिस इन रोमन न्यूमरल। तो बस अभी हमें दे भी दिया है कि इस कंपाउंड में मेटल कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो और एक हिंट दे दी कि कैसा होगा ये कंपाउंड, ओके, एकदम पर्टिकुलरली नाम बताया हमें कंपाउंड का, तो हमें कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है सिंपल। अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ इसके लिए, सिंपल सा है। अब इनके तो सिंबल हमें पता ही है, राइट, ऑक्सीडेशन नंबर देखना है मेटल का, ओके, दे देना है उसे 2 है, हमेशा पॉजिटिव होता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो 2+, क्लोराइड Cl- होता है, करेक्ट। अब इन दोनों का कंपाउंड बनने के लिए इनके चार्जेस बैलेंस होने चाहिए, ये सिंपल सा ट्रिक है, तो बैलेंस करवा दो चार्जेस, जितने एटम्स लग रहे बैलेंस करने के लिए चार्जेस, उतने एटम से कंपाउंड का फॉर्मूला बना दो। जैसे कि यहाँ पर देखो 2+ -1 है, तो यहाँ पर और 2 क्लोरीन लगेंगे चार्ज बैलेंस करने के लिए, ओके, मतलब और 2 क्लोराइड आयंस लगेंगे चार्ज बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर देखो 2+ 2- हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया, तो इसीलिए Hg का एक एटम, क्लोरीन के 2 एटम, खत्म फॉर्मूला। ऐसी Ni2+, ओके, SO4 2-, बैलेंस हो रहा है एकदम अच्छे से, सीधा सीधा दिख रहा है हमें, तो कंपाउंड है NiSO4। फिर टिन 4 ऑक्साइड, टिन 4 दिया है, 4+ ऑक्साइड 2- दिख रहा है देखो हमें, और 2- की जरूरत है ताकि 4+ के साथ ये बैलेंस हो जाए, तो 4- हो गया अब, तो SnO2 बन गया फॉर्मूला। थैलियम 1 सल्फेट Tl+ सल्फेट SO4- हमें पता है, ओके, SO4 2-, ओके, तो इसके लिए 2 लगेंगे, तो Tl2SO4 है ना, सिंपल। आयरन 3 सल्फेट Fe3+ SO4 2-, देखो 3+ है 2- है, इन दोनों का भी चार्ज बैलेंस करने के लिए अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, तो +6 -6, ओके, तो Fe2SO4 थ्राइस। सेम वैसे ही क्रोमियम के केस में भी Cr3+, ओके, ऑक्साइड का 2-। अब देखो बैलेंस करने के लिए मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको 3 से करूँ, ओके, तो देखो हो जाएगा बैलेंस, +6 -6 हो गया, तो Cr2O3 बन गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके। तो नेक्स्ट सवाल है, सजेस्ट अ लिस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस वेयर कार्बन कैन एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम -4 to +4 एंड नाइट्रोजन फ्रॉम -3 to +5। तो मैंने ऑलरेडी एक ऐसा मतलब चार्ट मतलब टेबल जैसा बना के रख दिया है, फटाफट हम लोग कंपाउंड लिख दे और हमारा आंसर हमें मिल जाए, मतलब और हम लोग आंसर तक पहुंच जाए। और ट्रिक भी बताऊंगा मैं कैसे याद रखने इतने सारे कार्बन के कंपाउंड्स और इतने सारे नाइट्रोजन के कंपाउंड जो ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर रहे हैं रेस्पेक्टिवली कार्बन के और नाइट्रोजन के, ओके। तो शुरू करते हैं कार्बन के कंपाउंड से। तो सबसे पहला हम लोग -4 से एकदम सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कार्बन का कंपाउंड से शुरू करेंगे, वो है सबसे प्यारा हमारा मीथेन। बहुत देखा है हम लोग ने, राइट। इसमें देखो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, इसीलिए देखो इसके ऊपर -4 का चार्ज आ जाएगा, मतलब -4 का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। और हाइड्रोजन देखो +1 ही होता है सब कंपाउंड्स में, तो +1 तो ये +4 हो जाएगा, राइट। तो ये +4, तो इसको बैलेंस करने के लिए -4, मैंने ट्रिक बता दी आपको, ओके। तो ऐसे ही बैलेंस करने के -4, इसलिए एक कार्बन के ऊपर -4। अब आते हैं -3 की तरफ। अब -3 मीथेन से जाएंगे इथेन में, ओके, C2H6। अब आप ही देखो +6, ओके, तो कार्बन के ऊपर भी +6,
क्योंकि 2 कार्बन है तो एक के ऊपर +3 आना चाहिए, आ गया +3, राइट। फिर -2 सेम, अब इथेन हो गया। अब इथीन पे आते तो इथीन C2H4 +4, दोनों कार्बन के ऊपर -4 आ जाएगा, ओके। फिर एक के ऊपर -2 आ गया, -2। फिर इथाइन C2H2 और हाइड्रोजन कम कर दिया हम लोग ने। अब देखो +2 आ गया, ओके, हाइड्रोजन की वजह से। अब इसके ऊपर -2 आ जाएगा, एक के ऊपर -1 मिल गया। फिर 0 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा शो करता है ये CH2Cl2। यहाँ पर देखो ध्यान से, क्लोरीन के ऊपर -1 होता है तो 2 क्लोरीन के ऊपर -2, ओके, 2 हाइड्रोजन के ऊपर +2, तो हो गया देखो +2 -2 0 हो गया। तो ये तो वैसे भी न्यूट्रल ही है, तो कार्बन x + 0 = 0, 0 मतलब x = 0, इसीलिए कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0, ओके। आप ऐसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। फिर +1 पे आते, अब देखो उल्टा करना है। देखो -1 में C2H2 था, तो हम लोग क्या करेंगे, अब कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट लेंगे ताकि कार्बन के ऊपर प्लस वाला चार्ज आ जाए, और सेम नंबर ऑफ एटम्स रखेंगे, तो C2Cl2 कर दिया मैंने। अब देखो -1 एक क्लोरीन के ऊपर, 2 क्लोरीन के ऊपर -2, तो कार्बन के ऊपर +2। अब 2 कार्बन के ऊपर +2 है तो एक कार्बन के ऊपर +1। समझ में आ गया? चलो अब +2 में सेम लॉजिक यूज करेंगे हम लोग। C2H2 था तो C2Cl2 लिया। अब यहाँ पर -2 में C2H4 है तो इसलिए हम लोग C2Cl4 लेंगे, ओके। सेम लॉजिक हो जाएगा, -4 होगा टोटल क्लोरीन के ऊपर, तो कार्बन के ऊपर उसको झेलना पड़ेगा +4 का चार्ज। तो +4 के लिए अब 2 कार्बन है तो एक झेलेगा कौन, कितना, मतलब एक झेलेगा कितना, +2, तो आगे देखो +2। वैसे ही सेम, अब यहाँ पर देखो C2H4 हो गया, अब C2H6 था तो C2Cl6 सेम होगा, देखो -6 इसके ऊपर आ जाएगा +6, 2 कार्बन के ऊपर +6, एक कार्बन के ऊपर +3, ओके। और +4 में जाएगा CCl4, एकदम डिट्टो मीथेन जैसा, देखो, ओके। -4 पूरे क्लोरीन के ऊपर, मतलब एक के ऊपर -1, 4 के ऊपर -4, इसको बैलेंस करना पड़ेगा +4, तो आ गया कार्बन का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो एकदम इजीली हम लोग ने समझ के भी लिया, रटना नहीं है, समझना है कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन एग्जिबिट कर रहा है इन सारे कंपाउंड में, और ट्रिक भी बताया मैंने आपको कैसे याद रखना है, राइट। चलो अब नाइट्रोजन पर आते, इसके भी लास्ट एकदम -3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड देखते, सबसे प्यारा हमारा अमोनिया, राइट, बहुत यूज करते हैं हम लोग इसको। देखो हाइड्रोजन के ऊपर +1, 3 हाइड्रोजन के ऊपर +3, तो इसको झेलना पड़ेगा -3 का चार्ज, देखो -3, राइट। अब -2 वाला जो है, अब हम लोग सेम जैसे हम लोग ने यहाँ पर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन कर दिया था, वैसे हम लोग यहाँ पर मतलब कुछ हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड लिखेंगे नाइट्रोजन के, ओके। तो ये है पहला N2H4। अब ध्यान देना, देखो H के ऊपर +1 तो टोटल हो जाएगा +4। अब नाइट्रोजन को झेलना पड़ेगा -4, 2 नाइट्रोजन है -4 झेल रहे, एक नाइट्रोजन -2 झेलेगा, आ गया -2। सेम ऊपर जाएंगे, हाइड्रोजन को और कम कर देंगे, N2H2 कर देंगे हम लोग। देखो अब आप कैलकुलेट करके, ये +2 दोनों का मिला के, इसको झेलना पड़ेगा -2। अब 2 नाइट्रोजन आइटम है, -2 झेल रहे, एक झेलेगा -1, करेक्ट। फिर अब 0 वाला सिंपल एकदम N2, ये भी तो कंपाउंड है नाइट्रोजन का, जो ऐसे डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है नाइट्रोजन की, ओके, मतलब नाइट्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल बना रहा है खुद का, N2। तो इसमें हमें पता है फ्री या अनकंबाइंड स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। चलो अब +1 पर आते, अब देखो जैसे हम लोग N2 से ऊपर आएंगे, अब हम लोग नाइट्रोजन का जो नंबर है N2 रखेंगे, ओके, और उसके साथ ऑक्सीजन जोड़ देंगे N2O। अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर -2, नाइट्रोजन के ऊपर, मतलब 2 नाइट्रोजन के ऊपर आएगा +2, तो एक नाइट्रोजन के ऊपर +1, करेक्ट। अब क्या करेंगे, अब NO करेंगे, ओके। जैसे यहाँ पर देखो CO किया था +2 के लिए, -2 होगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो नाइट्रोजन को झेलना पड़ेगा +2, ओके। इसके साथ मत एनालॉजी करो, इसके साथ ही करना। देखो N2O के बाद मैंने और एक नाइट्रोजन कम कर दिया, बस इतना ही किया, ओके। तो NO कर दिया, तो ये +2 वाला कंपाउंड बन गया हमारा। चेक भी कर सकते हैं, देखो -2 तो नाइट्रोजन के ऊपर +2। चलो फिर आगे बढ़ते, अब हमें नाइट्रोजन का नंबर बढ़ाना पड़ेगा, ओके। अब N2 करेंगे हम लोग और O3, ओके। 4 के लिए N2O4, 5 के लिए मतलब +5 के लिए N2O5। अब इन तीनों भी कंपाउंड में आप चेक करोगे तो नाइट्रोजन का +3, +4 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ओके। कैसे देखो, -6 इसके ऊपर, पूरे ऑक्सीजन के पार्ट के ऊपर, तो नाइट्रोजन के ऊपर कितना आएगा, +6, 2 है तो +3। सेम ऐसे यहाँ पर +8 आएगा तो 2 है तो +4, इसके ऊपर +10 आएगा तो 2 है तो +5, ओके। क्लियर हो गया सिनारियो? तो एकदम अच्छे से हम लोग ने मतलब ट्रिक के साथ समझ लिया कि कैसे सारे कंपाउंड्स को याद रखना है, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी इनके मतलब देख ले कि कार्बन के हाँ पक्का बाबा ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स
है। ओके, तो समझ लिया हम लोग ने। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल भी है, मजा आएगा इसमें। देखो, व्हाइल सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट्स इन द रिएक्शंस, ओजोन एंड नाइट्रिक एसिड एक्ट ओनली एज ऑक्सीडेंट्स, व्हाई? अब देखो, हम लोग यूज करेंगे इस चैप्टर में पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के। ओके, तो हमें पता है जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ओके, तो वो क्या हो रहा है, वो खुद रिड्यूस होता है, राइट? और जब कोई भी सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो वो खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि अगर सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, करेक्ट? और अगर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, करेक्ट? क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को रिड्यूस करके ही तो हो रहा है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बस समझना है। अब चलो, इसको हम लोग ने इन डिटेल चैप्टर में भी मतलब अच्छे से पढ़ लिया है। ओके, अब आते हैं हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के ऊपर। तो यहाँ पर देखो, जैसे हम लोग देख रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड का केस और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का केस। यहाँ पर सल्फर होता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, आप कैलकुलेट करके देख लेना। ऑक्सीजन होता है यहाँ पर -1 में, हमको पता ही है पेरोक्साइड में -1 में होता है। तो अब कुछ रिएक्शंस में सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, इसका जो सल्फर है ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। ओके, और कुछ रिएक्शंस में ये मतलब ये जो सल्फर है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। ओके, रिएक्शन देखने की जरूरत नहीं, बस ये हम लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ओके, तो क्योंकि अभी ये कुछ रिएक्शंस में +4 से +6 में जा रहा है, तो कुछ रिएक्शंस में ये सल्फर जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और क्योंकि ये +4 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो ये रिड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब देखो, कुछ रिएक्शंस में अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। देखो, ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, अब आपके कानों को थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वो, बस थोड़ा ध्यान से समझना। ओके, मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ उसको लिखते रहना, उसके साथ चाहिए तो रुक के भी आप देख सकते हो, पर इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। ओके, क्योंकि इसमें बहुत बार मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा बोल दूंगा, तो उसको थोड़ा ठीक से समझ लेना, सुन लेना। ओके, चलो अब आते हैं। देखो, अब मैंने यहाँ पर बता दिया क्योंकि कैसे ये दोनों भी बिहेव कर रहे हैं, दोनों भी बिहेवियर शो कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी और रिड्यूसिंग एजेंट का भी। अब यहाँ पर H2O2 में देखो, हमारा जो ऑक्सीजन है, ओके, कुछ पेरोक्साइड के रिएक्शन में ऑक्सीजन -1 से 0 में चला जाता है। ओके, और -1 से कुछ अलग और रिएक्शंस में ये -2 में चला जाता है। ओके, तो अब जब ये ऑक्सीजन -1 से 0 में चला जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, सिंपल। और ये -1 से -2 में चला जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, राइट? कम हो रहा है मतलब रिड्यूस हो रहा है। चलो, अब सेम इस कॉन्सेप्ट को लगा देंगे। अब अभी क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये इसीलिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है उन रिएक्शंस में, और खुद ये रिड्यूस हो रहा है तो इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह बिहेव कर रहा है उन रिएक्शंस में, सिंपल। चलो, अब इन दोनों को तो हम लोग ने बता दिया। अब ओजोन और नाइट्रिक एसिड का क्या हाल है देखते हैं। ओके, अब इनके केस में देखो, ओजोन का जो ऑक्सीजन है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब जब ओजोन रिएक्ट करता है तब उनके रिएक्शंस में ऑक्सीजन एक तो 0 से -1 में चला जाता है या फिर -2 में चला जाता है। ओके, अब दोनों भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखो 0 से कम ही है, मतलब इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो है घट ही रहा है। ओके, डिक्रीज हो रहा है दोनों भी केस में। तो दोनों भी केसेस में हमारा जो ओजोन है ये रिड्यूस हो रहा है। ओके, अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, देखो, राइट? अब इसीलिए ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि कोई भी रिएक्शन में, मतलब इनके रिएक्शंस में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये 0 से बढ़ता नहीं है। ओके, हमेशा घटता है, तो इसलिए ये रिड्यूस हो रहा है हमेशा, और हमेशा रिड्यूस हो रहा है इसीलिए ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव कर रहा है। सेम केस होगी नाइट्रोजन की भी, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर +5 स्टेट में है, देखो कैलकुलेट करके आप देख सकते हो। तो ये जिस भी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, सपोज ये +3 में जा रहा है या फिर -3 में जा रहा है, ओके, तो इनमें ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम ही हो रहा है, करेक्ट? ये रिड्यूस ही हो रहा है। तो अगर ये रिड्यूस ही हो रहा है, ओके, नाइट्रोजन कोई भी रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड की, तो इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करेगा, सिंपल। तो पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग ने समझ लिया एकदम आसानी से। चलो दोस्तों, अब एकदम इंटरेस्टिंग सा सवाल देखते हैं, बहुत मजा आएगा इसको सॉल्व करते हुए। देखो क्या है, कंसिडर द रिएक्शंस। 2 रिएक्शंस दिया हमें, ओके, एक तो फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन दिया है, राइट, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, और दूसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ओजोन का रिएक्शन। अब पूछ रहे व्हाई इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू राइट दिस रिएक्शन एज ऐसे, ओके, और बोल रहे ऑल्सो सजेस्ट अ टेक्निक टू इन्वेस्टिगेट द पाथ ऑफ अबाउ A एंड B रिडॉक्स रिएक्शंस। तो ये वाले 2 रिडॉक्स रिएक्शन का पाथ ढूंढने के लिए कोई टेक्निक बता दो, ऐसे बोल रहे। तो अब
पहले जो ए और बी रिएक्शन दिए और ये जो ए और बी रिएक्शन दिए, पहले ये देखना पड़ेगा इनमें गड़बड़ क्या है, मतलब पहले वाले में गड़बड़ क्या है, इसलिए हमको बोल रहे हैं कि ऐसा लिखना ज्यादा मतलब अच्छा है। तो पहला वाला देखो, अगर 6CO2 plus 6H2O gives C6H12O6 plus 6O2, ओके। अब इस वाला ए वाला देखते हैं, ओके। 6CO2 plus 12H2O, देखो थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर 6H2O, यहाँ पर 12H2O है, आगे क्या है C6H12O6 हमारा ग्लूकोज प्लस 6H2O प्लस 6O2। अब बोल रहे ऐसा लिखना ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ओके, ऐसा लिखना कम अप्रोप्रिएट है। तो ऐसा पूछ रहे क्यों ऐसा, ओके। अब ध्यान देना दोनों भी रिएक्शंस पर, यहां पर 12H2 हो, यहां पर 6H2 है, तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या सोचेंगे, यहां का 6H2 कट कर दे, यहां भी 6 वाटर मॉलिक्यूल्स कट कर देंगे तो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स यहां बचेंगे, तो ये तो बराबर ही है, राइट। पर अब सवाल यही है ना कि ये गलत है, मतलब ऐसा लिखना इज नॉट अप्रोप्रिएट एज कंपेयर टू ऐसा लिखना। अब ये बताना है ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि सिंपल सी बात है, जो हम लोग 12H2O यहां पर ले रहे हैं, ओके, हो क्या रहा है देखो रिएक्शन में, ये 12H2O डिकम्पोज हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। सोचो क्या कुदरत का करिश्मा है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए वाटर में से हम लोग को एसिडिफाइड इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है, ओके। और प्लांट्स में ये खुद से ही हो जाता है, मतलब खुद से मतलब प्लांट के अंदर हो जा रहा है, ओके। क्या मैकेनिज्म है सोचो। तो अब बैलेंस कर देंगे इसको, तो 12H2O है तो हम लोग 12H2O ले लिए, और यहाँ पर 12 ऑक्सीजन है तो 6O2 ले लिए। तो ऐसा टूटता है ये वाटर, ओके। ये वाटर यहाँ पर जो हम लोग ने लिया है रिएक्टेंट में, अब इस वाटर का जो हाइड्रोजन है ये जाके इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो 6CO2 के साथ ये 12H2 रिएक्ट करते हैं, और क्या होता है, और बनेगा C6H12O6, ओके। तो यहाँ के 6 कार्बन यूज हो गए यहाँ पर, ओके। फिर H12, तो यहाँ के 12 हाइड्रोजन यूज हुए, 12 हाइड्रोजन बचे हुए अभी भी, ओके। और O6, तो यहाँ के 12 ऑक्सीजन में से 6 ऑक्सीजन यूज हो गए, 6 ऑक्सीजन बच गए, ओके। तो बचे हुए मैंने यहाँ पर लिख दिया, ओके। अब देखो 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन बचे हुए, इसीलिए 6 वाटर मॉलिक्यूल्स भी बन रहे हैं। पर अब ध्यान देना बात वही रहेगी ना, अब मैं यहां से ये सब कुछ बता रहा हूं, उसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल हम लोग ने लिया है, ओके, ये वाटर मॉलिक्यूल और ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है सेम नहीं है बेटा, ये सेम नहीं है, क्योंकि यहां पर ये टूट रहा है पूरी तरीके से, ओके। और इसके हाइड्रोजन जाके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके जो वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वो इस कार्बन डाइऑक्साइड से बन रहे हैं, ओके। इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, यहां से ये ऑक्सीजन आ रहा है इस वाटर मॉलिक्यूल में। तो सोचो इसीलिए यहां पर ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये इससे अलग है, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल बना है कार्बन डाइऑक्साइड से, ओके। तो इसीलिए ये अलग है, इसलिए हम लोग इनको कट नहीं करते, इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते 12H2O करके, ओके, रिएक्शन के इस तरफ, और 6H2O को भी हम लोग ऐसे ही लिख देते रिएक्शन के उस तरफ। अब समझ में आएगा क्यों अप्रोप्रिएट है ऐसा लिखना, ओके। तो हम लोग ने ए रिएक्शन तो देख लिया था, अब बी रिएक्शन ऐसा क्यों लिखा जा रहा है ये देखेंगे, ओके। तो बी रिएक्शन क्या है, देखो ओजोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिएक्शन, जिसमें हमें वाटर मिल रहा है और 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं, पर बोल रहे हैं कि ऐसा लिखना अप्रोप्रिएट नहीं है, ऐसा लिखना अप्रोप्रिएट है, जिसमें फर्क सिर्फ इतना ही है कि ये 2 ऑक्सीजन जो है इनको अलग अलग करके लिखा हुआ है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो दोनों ऑक्सीजन है, ओके, इसमें से एक जो बन रहा है ये बन रहा है हमारे ओजोन से, ओके, O3 से, और जो दूसरा है वो बन रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। तो क्योंकि इन दोनों ऑक्सीजन का ओरिजिन अलग अलग है, इसीलिए हम लोग इसको अलग अलग लिख रहे हैं। अब कैसे ओरिजिन अलग अलग है, आप कैसे बता रहे हो, चलो बता देते हो आपको, मैं इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा बता देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये O3 जो है, ओके, ये कैसे रिएक्ट कर रहा है H2O2 के साथ, O3O2 बन रहा है और नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये जाके हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और वाटर बना रहा है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज कर रहा है। तो देखो मैंने बताया था आपको कि O3 एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना रहा है और हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना रहा है। तो इसीलिए ये अलग अलग ऑक्सीजन, मतलब ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है अलग अलग सोर्स से बन रहे हैं, इसलिए हम लोग अलग अलग लिख रहे हैं इन्हें, ओके। अब लास्ट में पूछा क्या है, ऑल्सो सजेस्ट अ टेक्निक टू इन्वेस्टिगेट द पाथ ऑफ अबव ए एंड बी रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये दोनों को भी कैसे हम लोग, मतलब कौन सा टेक्निक बताए कि ऐसा ही हो रहा है, ये ऐसा कैसे पता चल रहा है, हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज कर रहे हैं, ओके। अब ये जो ए वाला रिएक्शन है, ओके, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ओके, ये ए वाला रिएक्शन है, इसको अगर हमें इन्वेस्टिगेट करना है तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, हम लोग ये जो वाटर मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से कुछ खेल हो रहा है, ओके, ये स्टार्टिंग वाला वाटर मॉलिक्यूल,
इसी का वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है उसको O18 वाला ले लेंगे, ओके, O18 रेडियो एक्टिव आइसोटोप ले लेंगे इसका, ओके, और फिर रिएक्शन करवाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ यार बरोबर ये जो वाटर है, ओके, ये अलग है और ये जो वाटर है ये अलग है। सिमिलरली इसके केस में भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक तो ओजोन का जो ऑक्सीजन है उसको O18 वाला रेडियो एक्टिव आइसोटोप ले सकते हैं, या फिर हम लोग जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसमें जो ऑक्सीजन है उसको हम लोग रेडियो एक्टिव O18 वाला आइसोटोप ले सकते हैं, ओके। तो चलो दोस्तों देखते हैं अगला सवाल 8.10। द कंपाउंड AgF2 इज अनस्टेबल कंपाउंड, हाउएवर इफ फॉर्म्ड द कंपाउंड एक्ट्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाई। अब थोड़ा समझते हैं AgF2 अनस्टेबल कंपाउंड क्यों है, क्योंकि इसको हम लोग अगर समझेंगे तो ही हम बता पाएंगे कि ये बनते ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्यों बिहेव कर रहा है। तो AgF2 इसलिए अनस्टेबल है क्योंकि देखो अगर आप ध्यान से देखोगे AgF2 में फ्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज, ओके, तो टोटल -2 हो जाएगा और Ag के ऊपर +2 का चार्ज, तो यहां पर ऐसे समझ लो Ag+2 आयन में है, ओके। अब Ag+2 आयन में है तो ये अनस्टेबल क्यों है, इसका राज होगा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जो आप पढ़ोगे 12th ग्रेड में, मतलब DNF ब्लॉक वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल क्यों होता है, ओके, अच्छे से एकदम। वैसे हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 में तो पढ़ लिया है, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका हम लोग लिखेंगे, ओके, तो मैं इनर्ट कोर मतलब इनर्ट जो हमारा गैस होता है उसका कोर कॉन्फ़िगरेशन में नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली D और S कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, ओके। तो यहाँ पर जो भी कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होगा ही, ओके, वो एलिमेंट, बस उसके बाद कौन से ऑर्बिटल्स फिल हो रहे हैं, 4d और 5s। अब कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कुछ होता है कि 5s में एक इलेक्ट्रॉन होता है और 4d में 10 होते हैं, ओके। होना चाहिए था 5s2 4d 9, पर क्योंकि सिल्वर की चाहत होती है स्टेबल होने की, तो इसीलिए क्या बोलता है, S से एक इलेक्ट्रॉन D में ले लेता है और बोलता है कि D को फिल कर दो और मुझे स्टेबल कर दो। तो इस चीज चक्कर की वजह से इसका 4d10 5s1 कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। अब आते हैं हमारे स्टोरी पर। अब ये था Ag का, अब जब Ag2+ होगा तो क्या होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो Ag2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा 4d9 सिर्फ, ओके। अब ये वजह है Ag2+ की अनस्टेबल होने की, क्योंकि इसका अच्छा खासा भरा हुआ d ऑर्बिटल, फिल्ड d ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये खुश नहीं है, तो इसीलिए ये रो रहा है इस कंपाउंड में कि यार मैं अनस्टेबल हूं, अब मुझे बस एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब उसके एक इलेक्ट्रॉन की चाहत की वजह से ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag+ बन रहा है, ओके, 4d10 बन जाएगा, ओके। अब इसकी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो चाहत है, ये इस वजह से, अनस्टेबिलिटी की वजह से, अब इसके ये इस अट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की चाहत की वजह से ही ये क्या हो रहा है, +2 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। +2 से +1 में जा रहा है मतलब रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है मतलब हम लोगों ने देखा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। अब क्योंकि इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की बहुत स्ट्रांग है, तो इसीलिए ये स्ट्रांगली रिड्यूस हो रहा है और इसीलिए ये स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। बता दिया हम लोगों ने क्यू का आंसर। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 8.11 whenever a reaction between an oxidizing agent and a reducing agent is carried out, a compound of lower oxidation state is formed if reducing agent is in excess। ओके, इस चीज को थोड़ा लिख लेते हैं, मतलब नहीं तो दिमाग के ऊपर से चला जाएगा, ओके। चलो, तो जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का रिएक्शन हो रहा है, तब अगर रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेस में है, ओके, तो क्या बोला है, कंपाउंड ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज फॉर्म्ड। मैं यहां पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे लिख रहा हूं, ओके, एंड अ कंपाउंड ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज फॉर्म्ड इफ, क्या बोला है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इन एक्सेस। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेस में हो तब, ओके। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट गिविंग 3 इलस्ट्रेशंस। अब हमको 3 रिएक्शन देने हैं इसको जस्टिफाई करने के लिए, सिंपल सी चीज है, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब 3 रिएक्शन फटाफट देख लेते हैं, ओके। सबसे पहला हम लोग देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं, ओके, और रिड्यूसिंग एजेंट में मैं कार्बन ले रहा हूं, ओके। अब दूसरा केस बताने के लिए भी फिर से लिख देता हूं मैं। अब इस केस में मैं क्या कर रहा हूं, इस कार्बन को एक्सेस में ले रहा हूं क्योंकि ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, ओके। तो अगर जब मैं इसको एक्सेस में ले रहा हूं तो मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड मिलता है, ओके। और अगर मैं ऑक्सीजन को एक्सेस में लूं, ओके, तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड मिलता है। अब ये स्टेटमेंट खरा उतर रहा है कि नहीं, देखो इसके वक्तव्य पर, मतलब बात पर देखो, तो ये जो 0 है यहाँ पर दोनों का ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर इसका भी 0 है कार्बन का एलिमेंटल स्टेट में, इसलिए
यहाँ पर देखो -2 है ऑक्सीजन का, ओके, तो इसके लिए इसके ऊपर आएगा +2, इसके ऊपर -2 है तो पूरा 2 ऑक्सीजन के एटम्स है तो -4 होगा, तो इसको झेलना पड़ेगा +4, राइट। तो अब देखो एक्सेस में हम लोग ने रेड्यूसिंग एजेंट लिया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम है ऐसा कंपाउंड बना, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कम वाला कंपाउंड बना, +2 वाला कंपाउंड बना, कार्बन जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है ऐसा वाला कंपाउंड बना। और जब हम लोग ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेस में लिया, ओके, तब ऐसा कंपाउंड बना जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, ओके, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बना। देखो एक्सेस में लिया मैंने ऑक्सीजन तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बन गया, क्योंकि यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। सिंपल। चलो अब आगे के 2 ऐसी इलस्ट्रेशन देख लेते फटाफट एकदम। तो मैं यहाँ पर रेड्यूसिंग एजेंट लिख रहा हूँ, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख रहा हूँ, कंपाउंड जो बन रहा है वो लिख रहा हूँ। फॉस्फोरस और क्लोरीन के रिएक्शंस देखेंगे हम लोग, ओके, और सोडियम और ऑक्सीजन के रिएक्शंस देखेंगे, ओके। चलो सेम इसकी तरह ही एकदम डिट्टो सेम। तो यहाँ पर मैं रेड्यूसिंग एजेंट को एक्सेस में ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक्सेस में ले रहा हूँ, ओके। अब जब मैं रेड्यूसिंग एजेंट को एक्सेस में ले रहा हूँ तब ये PCl3 देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैं एक्सेस में लूंगा तो ये PCl5 देता है, ओके। अब देखो टेस्ट करके 0 0 0 0 ऑक्सीडेशन नंबर इनका, पर यहाँ पर फास्फोरस का होता है +3 और यहाँ पर होता है +5। आप अभी कैलकुलेट करके देख लेना, ओके। तो देखो एक्सेस में रेड्यूसिंग एजेंट लिया, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बना, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड एक्सेस में रेड्यूसिंग एजेंट लेने पर। एक्सेस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया मैंने तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बना, एक्सेस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बना। सिंपल। सेम यहाँ पर Na+O2, तो अगर मैं Na को एक्सेस में लूं, रेड्यूसिंग एजेंट को एक्सेस में लूं तो क्या बनेगा, Na2O, ये बनेगा, ओके। और अगर मैं ऑक्सीजन को एक्सेस में लूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक्सेस में लूं तो यहाँ पर बनेगा Na2O2। अब ध्यान देना, देखो यहाँ पर अब क्योंकि देखो ये Na 0 है, ऑक्सीजन भी 0 है, Na 0 है, ऑक्सीजन भी 0 है। अब इन दोनों भी कंपाउंड में सोडियम तो +1 ही शो करेगा भैया, ओके, क्योंकि अल्कली मेटल्स +1 ही शो करते हैं। चेंज होगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पर देखो +1 है तो इसके ऊपर टोटल +2 होगा, तो ऑक्सीजन को बेचारे को -2 झेलना पड़ेगा, ओके। यहाँ पर देखो +1 है तो टोटल +2 होगा, तो ये 2 ऑक्सीजन को -2 झेलना पड़ेगा। अब तो फिर इसका मतलब एक ऑक्सीजन को -1 झेलना पड़ेगा। अब ध्यान देना, देखो इसमें थोड़ा ध्यान देना ठीक से। ये देखो हम लोग ने रेड्यूसिंग एजेंट सोडियम लिया है, ओके, और एक्सेस में लिया है, तो हमें जो कंपाउंड मिल रहा है -2 मिल रहा है, ओके। ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड है, माइनस देखना ध्यान से, प्लस मत समझ लेना, मतलब ऐसा 2 को ऐसा मत समझ लेना कि ये ज्यादा बड़ा है, -2 है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बन गया। देखो समझ में, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड रेड्यूसिंग एजेंट को एक्सेस में लेने पर, ओके। और वही अगर हम लोग ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक्सेस में ले लिया तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बन रहा है हमारा, मतलब ऐसा कंपाउंड बन रहा है जिसमें ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, -1 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ओके। कंपैरिजन करेंगे इन दोनों का तो -1 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। समझ में आ गया? सिंपल। तो दे दिया हम लोग ने 3 इलस्ट्रेशंस, खत्म बात। चलो अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 8.12 हाउ डू यू काउंट फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, ओके। ए, 2 अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट एंड एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, ओके, ये वाला पोटेशियम परमैंगनेट की बात चल रही है, अल्कलाइन और एसिडिक की, ओके। बोथ आर यूज्ड एज ऑक्सीडेंट्स, दोनों भी यूज करते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। येट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेंजोइक एसिड फ्रॉम टोलुइन, बेंजोइक एसिड कुछ ये होता है, ओके, ऐसा COOH, बेंजोइक एसिड फ्रॉम टोलुइन, टोलुइन कुछ ऐसा होता है, ओके। आप पढ़ो ये अच्छे से, ऑर्गेनिक में इनके बारे में, एकदम मस्त मजेदार कंपाउंड है ये भी। तो हो क्या रहा है, बोल रहे हैं जब हम लोग बेंजोइक एसिड बना रहे हैं फ्रॉम टोलुइन, तब हम लोग यूज कर रहे हैं अल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट, ओके, ना कि एसिडिक और अल्कलाइन, दोनों भी नहीं यूज कर रहे, हम लोग अल्कोहलिक यूज कर रहे हैं एज एन ऑक्सीडेंट। क्यों पूछ रहे हैं हमें, और बता, राइट बैलेंस्ड रिडॉक्स इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, ये भी मांग रहे हैं हमसे। चलो तो पहले हम लोग इनका ये पहला वाला जवाब देते हैं, क्यों अल्कोहलिक, क्यों, क्योंकि देखो हमारा जो KMnO4 है, ओके, ये अल्कोहलिक होगा तो हम लोग रिएक्शन किसका करवा रहे हैं, देखो टोलुइन का करवा रहे हैं, ओके। बना किसे रहे, बेंजोइक एसिड को बना रहे, पर हमारा जो रिएजेंट है, ओके, ये जो टोलुइन, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, करेक्ट, ओके। हमारा जो KMnO4 है, जो इसको ऑक्सीडाइज करने वाला है, ओके, इसको ऑक्सीडाइज करने वाला है, ये तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट। KMnO4, K+ MnO4-, इसकी वाटर में सोलिबिलिटी बहुत अच्छी है, इसकी वाटर में सोलिबिलिटी पुअर है, तो ये दोनों एक मीडियम में आ ही नहीं पाएंगे, ओके। तो अब ये एक दोनों
ये दोनों एक मीडियम में आ नहीं पाएंगे तो हेट्रोजेनस मीडियम में रिएक्शन होगा, और हेट्रोजेनस मीडियम में रिएक्शन होता है तो वो रिएक्शन की रेट स्लो होती है। सोचो ना आप ही दो अलग अलग मीडियम में रिएक्शन चल रही, रिएक्शन कैसे फास्ट होगा। अब इनको एक ही मीडियम में लाने के लिए, क्योंकि देखो अल्कोहलिक KMnO4 लिया है तो इसमें इस चीज में मतलब अल्कोहलिक KMnO4 लिया तो अल्कोहल के साथ जुड़ा होगा KMnO4। ओके, क्यों ऐसा है देखो, क्योंकि अल्कोहल पोलर है। ओके, OH माइनस आयन से इसकी वजह से ये पोलर है और हमारा KMnO4 तो पोलर ही है, राइट। ओके, प्लस चार्ज माइनस चार्ज है तो क्योंकि ये एक दूसरे के साथ मिले हुए होंगे, और उसी तरह एट द सेम टाइम क्योंकि अल्कोहल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, तो ये इसको भी एक साथ लेके आएगा। ओके, टोलुइन को भी एक साथ लेके आएगा, तो ये पूरा का पूरा एक होमोजीनियस मीडियम बन जाएगा, जहां पर KMnO4 अल्कोहल के साथ मतलब थोड़ा मिलजुल के रहेगा और टोलुइन भी अल्कोहल के साथ थोड़ा मिलजुल के रहेगा, तो एक ही होमोजेनियस मीडियम में आ जाएंगे तो रिएक्शन का रेट फास्टर होगा। ये दिमाग लगाया, और ये दिमाग लगाया था लोगों ने, मतलब साइंटिस्ट ने या फिर जो भी इस रिएक्शन को डिजाइन कर रहे थे उन्होंने, और फिर ये उन्होंने इसीलिए अल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट यूज किया। ये पहली बात थी। अब दूसरी बात हम लोग को समझ में आएगी जब हम लोग उसका रिएक्शन देखेंगे, तो रिएक्शन भी लिख देते बैलेंस रिडॉक्स इक्वेशन, और दूसरी बात भी समझ लेते। ओके, तो दूसरी बात कैसी थी, उसके लिए रिएक्शन लिख देते। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे MnO4 माइनस। ओके, क्योंकि KMnO4 है तो MnO4 माइनस आयन ले रहे हैं हम लोग। ओके, फिर ये हमारा है टोलुइन बेचारा जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज किस में हो रहा है, बेंजोइक एसिड में, तो ये मैं आयोनिक फॉर्म में ही लिख रहा हूं इसको। ओके, बन क्या रहा है इसके साथ, MnO2 बन रहा है, वाटर बन रहा है, और OH माइनस बन रहा है। अब देखते हैं, अब इसको बैलेंस करेंगे तो मैं फटाक से लिख देता हूँ बैलेंस 2MnO4 2MnO2। ओके, बाकी का सब कुछ तो ठीक है, वाटर और OH माइनस। चलो, तो देखो अब ध्यान से यहाँ पर अब हो क्या रहा है, देखो ये रिएक्शन में OH माइनस आयंस जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि खुद से ही जब हम लोग मतलब अल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट यूज कर रहे थे, क्योंकि रिएक्शन मीडियम यहाँ पर न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल मीडियम में OH माइनस खुद से ही जनरेट हो रहे हैं, तो क्यों भैया हम पैसे वेस्ट करें और मतलब अल्कलाइन करें सॉल्यूशन को, राइट। अल्कलाइन KMnO4 क्यों ले, क्योंकि रिएक्शन में खुद से ही OH माइनस जनरेट हो रहा है, तो क्यों मेरे पैसे वेस्ट करें। तो ये था दूसरा रीजन कि हम लोग क्यों अल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट यूज कर रहे हैं, और उसके साथ मैंने आपको बैलेंस रिडॉक्स इक्वेशन भी लिख दिया। चलो अब ये सब क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सा सब क्वेश्चन है। देखो, व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू एन इनऑर्गेनिक मिक्सचर कंटेनिंग क्लोराइड। ओके, लिख लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग डाल रहे हैं, ओके, इन एन इनऑर्गेनिक मिक्सचर कंटेनिंग क्लोराइड, तो क्लोराइड वाला इनऑर्गेनिक मिक्सचर मतलब मैं ले लेता हूँ NaCl। चलो, फिर वी गेट कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस HCl, तो हमें बोल रहे HCl मिलता है। ओके, पर जब हम लोग मिक्सचर लेंगे ऐसा इनऑर्गेनिक वाला जिसमें ब्रोमाइड हो, तो सपोज मैंने लिया NaBr, और उसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं H2SO4 के साथ कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, तो हमें मिल रहा है ब्रोमीन। ओके, रेड वेपर ऑफ ब्रोमीन। ऐसा क्यों, बहुत इंटरेस्टिंग सा देखो सवाल है ये। ओके, अब थोड़ा ध्यान देना, रिएक्शन लिख देंगे हम लोग तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। NaCl H2SO4 के साथ रिएक्ट करके Na2SO4 बना देता है। ओके, और HCl बन जाता है। अब बैलेंस करेंगे इसको ठीक से तो 2Na 2Cl हो जाएंगे, फिर यहाँ पर मैं 2Cl बैलेंस कर दिया मैंने, 2H है तो यहाँ पर भी 2H है बरोबर, S 1 है, ऑक्सीजन 4 है, सिंपल, खत्म। ओके, तो यहाँ पर अब HCl हमें क्यों मिल रहा है, क्योंकि HCl है बेचारा वीक रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये H2SO4 को रिड्यूस नहीं कर पाता, तो रिड्यूस नहीं कर पाता इसलिए पड़ा रहता है, तो गैस बन के निकल जाता है, तो हमें इसीलिए पंजेंट स्मेलिंग HCl का गैस मिल जाता है। पर इस केस में सेम क्या हो रहा है, देखो NaBr जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा कॉन्सेंट्रेटेड वाले, तो Na2SO4 ही मिलेगा। ओके, ये NaSO4 के साथ यही बनाएगा। ओके, और HBr भी बनेगा, पर इस केस में क्योंकि ये HBr स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये HBr ऐसे चुपचाप नहीं बैठेगा, ये HBr इस H2SO4 को रिड्यूस करके ही छोड़ेगा। तो पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, 2Na, ओके, फिर Br2, तो Br2, ओके, फिर हाइड्रोजन 2 है तो 2 हाइड्रोजन, सल्फर 1 ऑक्सीजन 4, सल्फर 1 ऑक्सीजन 4, हो गया बैलेंस। अब ये HBr जो 2 HBr है ये H2SO4 को कर रहे हैं रिड्यूस कर रहे हैं H2SO4 को इन SO2 गैस, खुद HBr हो जाता, मतलब खुद जो ब्रोमीन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है Br2 में। ओके, देखोगे आप ध्यान से तो इसके ऊपर -1 है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके ऊपर 0 है, तो -1 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसको रिड्यूस कर रहा है। ओके, और वाटर मॉलिक्यूल भी बना रहा है। ओके, ये रिएक्शन को आप बैलेंस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, तो देखो 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी देखो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ओके, फिर ऑक्सीजन 2 है
और 2, यहाँ पर 4 तो ऑक्सीजन 4, ओके। फिर ब्रोमीन 2 है तो ब्रोमीन 2, फिर सल्फर 1 है तो सल्फर 1, हो गया पूरा का पूरा बैलेंस, ओके। तो अब यहाँ पर देख रहे हो ध्यान से, Br2 रिलीज हो रहा है इस चक्कर में, इसीलिए हमें Br2, इसीलिए हमें रेड वेपर्स मिल रहे हैं ब्रोमीन के, ओके। था ना इंटरेस्टिंग? तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं और आई होप आप सभी को बहुत मजा आया होगा। इस वीडियो में हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो भी क्वेश्चंस के सवालों के जवाब देखे और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, ओके। और जैसे कि आप सभी को पता है, लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।